नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, यदि आप एक ईपीएफ मेंबर है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रिटायरमेंट के पश्चात आपको मंथली पेंशन कितना मिलेगा। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ईपीएफओ के ही ऑफिशियल वेबसाइट पे पेंशन का कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। आप भी चाहे तो अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से लॉगिन करके यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके और आप भी चेक कर पाएंगे कि यदि आप रिटायर होते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन कितना मिलेगा। देखिए, आपको मंथली पेंशन प्राप्त करने के लिए जो कुछ शर्त हैं ईपीएस के, उस शर्त को पहले आपको पूरा करना होगा। शर्त नंबर 1 यह है कि आप ईपीएस में यानी कि पीएफ में आपका जो कंट्रीब्यूशन है ईपीएस में कम से कम 10 साल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कई बार लोगों के मन में कन्फ्यूजन यह भी हो जाता है कि 10 साल 6 महीना, 10 साल 7 महीना कंट्रीब्यूशन तो करते हैं, लेकिन उनके ईपीएस में एक पार्ट होता है एनसीपी डेज, उसको ध्यान नहीं देते हैं। एक बार किसी यूज़र ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि सर, मैंने एक कंपनी में 10 साल 7 महीना काम किया है, लेकिन जब कभी भी मैं पेंशन के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरा पेंशन क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, कुछ एरर दिखाता है। तो उनके सर्विस हिस्ट्री से लेकर कुछ एरर, मैंने बताया था कुछ सर्विस हिस्ट्री से आपका एरर है। तो उन्होंने बाद में मुझे कमेंट किया कि मैंने इतना महीना काम किया, 10 साल 7 महीना काम किया है, लेकिन मेरा एनसीपी डेज लगभग 1.5 साल या 1.5 साल के आसपास दिखा रहा है मेरा एनसीपी डेज। फिर मेरे को समझ में आया कि उनका जो है सर्विस 10 साल पूरा हुआ ही नहीं है। 10 साल सर्विस दिखा तो रहा है, लेकिन यदि आपके सर्विस से अगर एनसीपी डेज माइनस कर देते हैं तो सर्विस आपका कम हो जाता है। फिर ऐसे कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यह हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप सर्विस काउंट करें 10 साल का, तो उसमें से एनसीपी डेज माइनस कर लें। एनसीपी डेज आपके ईपीएफओ के पासबुक में दिखाई देता है, वहाँ से सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे आपको एनसीपी डेज टोटल दिखाई दे देता है। फिर दूसरा कंडीशन आता है कि आपका उम्र 58 साल पूरा होना चाहिए। अगर आप अर्लियर पेंशन, अगर आप पहले पेंशन लेना चाहते हैं तो आप 50 वर्ष की आयु में भी अप्लाई करके पेंशन चालू कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कम पेंशन प्राप्त होता है। और तीसरा कंडीशन यह होता है कि आप ईपीएस के सदस्य हों और आप ईपीएस में कम से कम 10 साल आप कंट्रीब्यूशन किए हों। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे जाएं और कैलकुलेटर पे जाने के बाद कैलकुलेटर बटन पे क्लिक करने कैलकुलेटर ऑप्शन में जाकर आप पेंशन कैलकुलेटर ऑप्शन पे क्लिक करें। आप अपने प्रोफाइल में लॉगिन हो जाएं और कैलकुलेटर में जाएं और पेंशन कैलकुलेटर पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको आपका पीएफ नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईपीएस में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब से आपका ईपीएस में कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो आप देखे थे पिछले पासबुक में, आपको दिखाया था कि 2008 से कंट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन ईपीएस में जो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 2007 से है यहाँ पे, तो आपका सर्विस 2007 से कैलकुलेट होगा। आप एक कैलकुलेटर उठा लीजिए और उसमें से माइनस करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। टोटल 2023 में रिटायरमेंट हुआ है 58 साल की उम्र में, और 2007 में ज्वाइनिंग हुआ था, यानी कि टोटल 16 साल का कंट्रीब्यूशन ईपीएस 95 में हुआ है। 16 साल के कंट्रीब्यूशन में जो अंतिम वेजेस है वह 15,000 यहाँ पे शो हो रहा है। आपका जितना होगा आपके प्रोफाइल में दिखाई देगा। और आपका जो लास्ट पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो 20/4/2024 दिख रहा है यहाँ पे, और आपका जो होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पे पकड़ लेगा, ऑटोमेटिक दिखाएगा कि किस समय में आपका रिटायरमेंट होगा। यह सब आपका डिटेल दिखाई देगा। कैलकुलेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक फार्मूला दिखाई देगा, ठीक है। और फार्मूला के बगल में पिछले 60 महीने के जो आपका वेजेस है, पेंशनेबल वेजेस है, वो उसका पिछले 60 महीने का दूसरे तरफ लिस्ट दिखाई देगा। यहाँ पे जो फार्मूला में लिखा गया है पेंशनेबल सर्विस कैलकुलेटर, पेंशनेबल सर्विस का कैलकुलेशन कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि डेट ऑफ एग्जिट माइनस डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस एनसीपी डेज, और उसी प्रकार से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिया गया है। मैं इस कैलकुलेशन को आपको एक्सेल शीट पे ले जाकर कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। चलिए मैं एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट है
और एनसीपी डेज है, मैं एक्सेल सीट में आपको माइनस करके बताता हूँ कि टोटल कितने डेज हो रहे हैं। यहाँ पे जो सर्विस है वह 2 हिस्सों में कैलकुलेट हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति 2014 से पहले ज्वाइन किया है और रिटायरमेंट 2014 के बाद हो रहा है तो उसका जो सर्विस का कैलकुलेशन होगा ना वो 2 पार्ट में होगा। क्यों 2 पार्ट में होगा? क्योंकि 1 सितंबर 2014 से पहले अधिकतम पेंशनेबल सैलरी जो है 6500 रुपया था और 1 सितंबर 2014 के बाद यह बढ़कर 15,000 रुपया हो गया था। अगर हम एक साथ में कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ आएगा, इसलिए 2 हिस्सों में करते हैं कि 1 सितंबर 2014 से पहले और 1 सितंबर 2014 के बाद। तो एक्चुअली जो ज्वाइनिंग है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको वो 2007 का है, तो मैं 2007 से लेकर 1 सितंबर 2014 तक का हिस्ट्री निकाल लेता हूँ और फिर 1 सितंबर 2014 से लेकर और जो 2023 में रिटायरमेंट हुआ है 20/4 को, तो वहाँ तक का एक अलग सर्विस हिस्ट्री निकाल लेता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं आपको एक्सेल शीट में दिखाई दे रहा है कि मैं डेज में निकाल लिया और दोनों डेट निकाल के वो डेज में कन्वर्ट कर लिया हूँ। तो देख रहे हैं कि 1/9/2014 तक टोटल जो डेज हो रहा है वो लगभग 2700 के आसपास डेज हो रहा है और उसके बाद 31 डे हो रहा है आपका 1 सितंबर 2014 से लेकर रिटायरमेंट तक। मैं 2 हिस्सों में सर्विस निकाल लिया हूँ और 2 हिस्सों में सैलरी पेंशनेबल सैलरी भी निकाल लूँगा इसी प्रकार से, ठीक है। 2 हिस्सों में निकाल के और दोनों को जोड़ लगा के लास्ट में कैलकुलेशन पे बैठा दूंगा तो एग्जैक्ट निकलेगा। ज़्यादातर लोग यही गड़बड़ करते हैं क्योंकि इसमें जो पेंशन का कैलकुलेशन होता है वो प्रो रेटा बेसिस पे होता है, अर्थात जब जब फार्मूला चेंज हुआ है, जब जब पेंशनेबल सैलरी चेंज हुआ है या कुछ भी चेंजेज हुआ है उस पीरियड तक का अलग कैलकुलेशन और उस पीरियड के बाद का अलग कैलकुलेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पिछले 60 महीने का आपका जो है पूरा वेजेस लिख लिया गया है और लिख कर उसका जोड़ लगाकर उसका जो है एवरेज निकालने की कोशिश किया गया। तो ये देख रहे हैं आप 60 महीने का जब टोटल लगा रहे हैं जोड़ तो 8,76,000 के आसपास टोटल अमाउंट दिख रहा है, ठीक है। अब इस यहाँ पे 8,76,000 को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या फिर वहाँ पे जाकर एक्सेल में टाइप भी कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर अब जो फार्मूला के हिसाब से क्या है कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 दिन से और उसके बाद हमें जो डिवाइड करना है 1825 और उसके बाद इसको हम माइनस कर देंगे जो एनसीपी डेज है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम जो हमारा इस जो 1814 है उससे, तो हमारा जो एवरेज जो आ रहा है एवरेज पेंशनेबल सैलरी वो 14,000 समथिंग आ रहा है। कब से? 1 सितंबर 2014 के बाद। आपको पता ही है कि 1 सितंबर 2014 के बाद अधिकतम पेंशनेबल सैलरी को 15,000 कर दिया गया था, यानी कि जिसका सैलरी 20,000 भी होगा उसको 15,000 से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा और जिसका सैलरी 15,000 से नीचे होगा 14,000 हो या 16,000 हो उसको उतना ही 14,000 या 16,000 पे कैलकुलेशन होगा, लेकिन 15,000 से ज़्यादा पेंशनेबल सैलरी को नहीं माना जाएगा। लेकिन यही 1 सितंबर 2014 से पहले 6500 रुपये था, भले जिसका सैलरी 20,000 होने दीजिए, 30,000 होने दीजिए, 50,000 होने दीजिए, लेकिन अधिकतम पेंशनेबल सैलरी 6500 रुपये ही माना जाता था 1 सितंबर 2014 से पहले। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ। अब हम इसको फार्मूले के आधार पर सेट करते हैं। फार्मूला है कि पेंशनेबल कैलकुलेटर का फार्मूला है कि पेंशनेबल सर्विस बिफोर 1 सितंबर 2014 इन डेज इंटू 6500 प्लस पेंशनेबल सर्विस आफ्टर 1 सितंबर 2014 इन डेज एंड मल्टीप्लाई गुना पेंशनेबल सैलरी भागा 70 गुना 365। ये है फार्मूला। अब इस फार्मूले पे हम चलिए पहले इसको सेट करके देखते हैं। अब फार्मूला के हिसाब से 2014 से पहले जितना दिन हमने सर्विस किया है उसमें 65 से गुणा कर देंगे तो उसका पेंशनेबल सैलरी निकल जाएगा और उसके बाद 1 सितंबर 2014 के बाद जितना दिन हमने काम किया उसको हम अपना पेंशनेबल सैलरी जैसा पता ही है 14,496 निकला है, उससे मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। 31 से 50 को 14,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पेंशनेबल सर्विस वहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल डे हमने 31 से 50 किया और 14,000 समथिंग आ रहा था, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका निकल के आ जाएगा।
जब दोनों का पेंशनेबल सैलरी निकल के आ जाएगा, दोनों पीरियड का, 1 सितंबर जो 2014 तक और 1 सितंबर 2014 के बाद, तो उन दोनों का जब जोड़ लगाएंगे, हम दोनों अमाउंट निकाल के जोड़ लगाएंगे तो 2491 रुपया अमाउंट पेंशन बन के सामने आ रहा है हमारा एक्सेल शीट के अनुसार। अब इस एक्सेल शीट में जो आपको फार्मूला मैंने बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार खुद से कोशिश भी कर सकते हैं। आपको इतना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने कैसे निकाला है कैलकुलेशन वो समझाया है। वैसे आपको बना बनाया बिल्कुल जो फार्मूला आपको ईपीएफओ के जो है पासबुक में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो आपको दिखाई दे देगा, तो आप वहीं से आपको पता चल जाएगा कितना है। लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे होता है अगर आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देता है तो आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर उठा के। तो यहाँ पे आपको एक्सेल शीट में कर सकते हैं या अपने कैलकुलेटर से कर सकते हैं। आप वो इसमें किसी को समझाना होगा तो समझा भी पाएंगे कि कैसे आखिर पेंशन का कैलकुलेशन होता कैसे है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग ईपीएफओ का वेबसाइट है वो कैसे कैलकुलेशन करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर जो कैलकुलेटर का कितना बता, 2485 रुपये दिखा रहा है। यानी कि यदि आप 16 साल नौकरी कर रहे हैं और आपका जो है कंपनी में अंतिम वेजेस आपका 15,000 रुपया है, तो 16 साल आपने अगर सर्विस किया तो लगभग 2485 रुपया आपको पेंशन आएगा। यह कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ईपीएफओ के वेबसाइट के माध्यम से हो रहा है, आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए कैलकुलेशन करके दिखाया। तो इस प्रकार से आप अपने ईपीएफओ के पासबुक में लॉगिन करके अपना पेंशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपका पेंशन रिटायरमेंट पे कितना मिलेगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करें।